Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. It is truly a pleasure to have you all with us once again for the second session of the webinar series organized by the Ashray UET Lahore. On behalf of the society, I extend my heartfelt greetings to all our participants who have joined us today. For this session, we are honored to host Mr. Mohammad Suhaib Tariq, a proud alumnus of UET Lahore. He completed his BSc in Mechanical Engineering in 2018 to 2022 session and has since been making commendable contributions in his field. Despite his busy professional commitments, Mr. Suhaib has graciously taken out time to share his knowledge and experience with us today, and for that we are sincerely grateful. So, without further delay, let us begin this enriching session and benefit from the expertise of our distinguished speaker. Over to you, Suhaib Tariq. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Zan, for inviting me to this session. Today the topic of our presentation is to provide a general roadmap for final year students. So we can start with a general introduction of myself. Basically मैं यूईटी लाहौर से हूँ, जैसे कि जैन ने आपको बताया। वहाँ से 2018 में सेशन से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इसके बाद करंटली कुछ मेरा इंडस्ट्री का भी साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा इब्राहिम फाइबर्स में। तो इंडस्ट्री ने तो हमें यही सिखाया कि इंडस्ट्री में नहीं जाना। खैर उसके बाद हमने एरास्मस के लिए अप्लाई किया, तो इस वक्त हम अल्लाह का शुक्र है एम शिप प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन ऑफ शिप्स एंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड है, वहाँ से हम मास्टर कर रहे हैं अपना। तो करंटली मैं बेल्जियम में होता हूँ। गेंट यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी 1 साल की स्टडीज़ की हैं और मेरी जो सेकंड मोबिलिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिएज जो कि बेल्जियम की एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं अपना 3rd सेमेस्टर करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो जनरल हमारे पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। मेरे ख्याल से अगर हम रोड मैप की बात करें तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सीवी की, एसओपी की या इन सारी चीज़ों की। आई सपोज कि उसके लिए एक अलहदा सेशन एशरे ने अरेंज किया हुआ है, लेकिन मैं उन स्टेप्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ जो फाइनल 3rd ईयर स्टूडेंट्स का हम कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो है ना फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एरास्मस प्रोग्राम की किस तरह आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्वालिटी ओवर क्वांटिटी जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, वी वुड आल्सो डिस्कस दैट वन। सो लेट्स स्टार्ट विद आइल्ट्स। अगर हम आइल्ट्स की बात करें तो दिस इज समथिंग दैट वुड ओपन्स द डोर टू द वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरशिप। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू मस्ट टेक। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर करते ही करते हैं, वो मांगते हैं आपसे। क्योंकि जो मैंने नोट किया है ना, जो लोग एस्पिरेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप के, वो कुछ हद तक हेजिडेंट होते हैं कि यार आइल्स दें, कब दें, ना दें। तो मैं स्पेसिफिकली जो है ना फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप अगर अपनी स्टडीज़ के दौरान आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो उसको करें। और जब आपका रासमस की डेडलाइंस वगैरह करीब हैं, जो कि मोस्टली आई सपोज नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके राउंड अबाउट जो है ना आप आइल्स का अपना टेस्ट दे दें। तो जब तक आप टेस्ट नहीं दे आइल्स अपना क्लियर नहीं करते, आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। शायद ही कुछ स्कॉलरशिप्स होंगी जिसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड ना हो। और अगर आप इरास्मस से हट के भी बात करें, आप फुल ब्राइट में आई थिंक आइल्स नहीं यूज़ होता, लेकिन अगर आप सिंगा वाली साइड पे जाएं या यूएई वाली साइड पे जाएं या तो वहाँ पे भी आपको आइल्स रिक्वायर्ड ही होता है। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो आइल्स पे फोकस करें। इट्स नॉट फॉर 3rd ईयर स्टूडेंट्स बिकॉज वी ऑल नो दैट इट एक्सपायर्स इन अ ईयर और 2। तो अगर जो 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं वो 3rd ईयर में आइल्स दे देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साल बाद आपका साल कुछ अर्से बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन फिर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि उसकी तैयारी किस तरह किया जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ, डोंट गो टू द अकेडमीज। क्योंकि मैंने खुद आइल्स की खुद तैयारी की थी और मेरा एक अच्छा बैंड आ गया था। तो हम ज़रा सा उसके ऊपर भी एक जनरली देख लेते हैं कि अगर आप खुद आइल्स तैयार करना चाहते हैं तो उसकी किस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम सब जानते हैं कि 4 मॉड्यूल्स हमारे होते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल की बात करें, हाँ एक चीज़ मैं और मे बी आप सब जानते होंगे लेकिन मे बी आप में से कुछ लोग हों जो बिल्कुल बिगिनर्स हों, उनके लिए ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपने आइल्स एकेडमिक के लिए अप्लाई करना है। आपने आइल्स जनरल नहीं देना। अगर आप किसी मास्टर इन साइंस करना चाहते हैं तो आपको आइल्स एकेडमिक चाहिए होगा। तो अगर आप रीडिंग और लिसनिंग की बात करें तो उसके लिए मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि आप कैम्ब्रिज की आइल्स सीरीज़ यूज़ करें। आप गूगल पे इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। आप सीरीज़ का नाम लेके साथ में पीडीएफ लिखें तो आपको आ जाएगी। आई थिंक 17 सीरीज़ हैं। उसमें आइल्स के जो पास्ट एग्ज़ाम आए होते हैं वो भी होते हैं और उन्होंने कुछ डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो उन टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल था ना, वो और जो एक्चुअल टेस्ट था उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम था। तो अगर उन टेस्ट में अगर आपका 7 या 8 बैंड आ रहा है, इट मीन्स कि आप एक्चुअल टेस्ट में भी 7 या 8 बैंड अचीव कर सकते हैं। तो और इसका रीडिंग और लिसनिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसके आंसर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप इससे अपने आप को खुद सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। तो मैं जब इसकी प्रैक्टिस किया करता था तो मेरा जो टेस्ट के दौरान बैंड आता था, मेरा फाइनल टेस्ट में भी वही बैंड आया। उसके बाद अगर आप राइटिंग पे आ जाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाता है। टेक्निकल इस सेंस में हो जाता है कि आप इसको यू कांट इवेलुएट इट योरसेल्फ। So obviously मैंने लिखा हुआ evaluate yourself according to rubric, but it's not objective, it's subjective। तो इसके लिए हाँ, अगर आपका कोई मेंटोर है जो टेस्ट दे चुका है उसको कहें कि वो आपके लिए evaluate करे, लेकिन आई सपोज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एनीवन कुड स्पेयर दैट मच टाइम फॉर यू। तो मैं क्या सॉरी किया। सुहेब, जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपकी स्लाइड्स चल नहीं रही, वो फर्स्ट टाइटल ए, पेज पे ही है। अच्छा अभी टाइटल पेज पे ही है, ठहरिए। अच्छा आप बताइएगा अब मेरी स्लाइड चेंज हुई है। जी चेंज हो रही है, ओके। चलें, तो मैंने आइल्स के बारे में बात की थी कि क्यों ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो राइटिंग मॉड्यूल में आप ये करें कि आप कैम्ब्रिज की आइल्स सीरीज़ से पास्ट देखिए एग्ज़ाम्स वगैरह, उनको खुद आंसर कीजिए और फिर एक रूब्रिक दिया होता है जो कि इनके क्या नाम है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से होता है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिनको मद्देनजर रख के आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है, आप ऑनलाइन सैंपल्स देखिए। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखें, आप सर्च कीजिए कि मुझे राइटिंग का बैंड 8 वाला सैंपल चाहिए और फिर उस सैंपल को आप कंपेयर कीजिए अपने आंसर से, फिर आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। इस तरह जो है ना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं इस तरह किया करता था। और अगर आप स्पीकिंग में जाएं तो उसमें भी यही है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यू मस्ट आंसर योर सेल्फ, यू मस्ट रिकॉर्ड इट एंड देन यू मस्ट लिसन टू योर सेल्फ एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर टू दैट यू फाइंड इन यूट्यूब वीडियो। इट हेल्प्स यू अलॉट। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ किया था, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको खुद नहीं पता होती। जब कोई बाहर का बंदा सुनता है तो आपको पता चलता है। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी खुद प्रिपरेशन करें। अब वो दौर नहीं रहा कि आप अकेडमीज में जाके पैसे लगाएं और वहाँ पे भी जिसने भी आपको सिखाना है उसने नेट से ही देख के सिखाना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया कि आपने आइल्स के लिए प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद अगर हम डिग्रीज अटेस्टेशन पे आए तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट। आई होप कि आप में से ज़्यादातर के पास पासपोर्ट होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बनवा लें। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पासपोर्ट ही है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो हाँ, आप अपनी डिग्रीज के टेस्टेशन करवा सकते हैं। आप अपनी हायर एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज के अपोस्टाइल करवा सकते हैं, लेकिन नॉट मैंडेटरी, बिकॉज व्हेन आई गॉट द स्कॉलरशिप आई डिड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप। अगर आप के पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, अगर आप इसको पहले करवाना चाहते हैं डिग्रीज को तो पहले टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप स्कॉलरशिप अल्लाह कह रखे आपकी हो जाए तो उसके बाद अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़रा हेक्टिक काम हो जाता है, बट इट्स ओके। तो डिग्रीज एंड अटेस्टेशन, दैट्स इट आई थिंक। हाँ, सिलेक्शन ऑफ इरास्मस प्रोग्राम। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें यह है कि आप सब जाएं, रासमस का कैटलॉग ओपन कीजिए। वहाँ पे आप जाएंगे, आई थिंक थाउजेंड्स में आपको प्रोग्राम नज़र आ जाएंगे, लेकिन वो देख के घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पे फ़िल्टर्स होंगे। आप अपनी डिग्री के मुताबिक आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायो, एग्रीकल्चर जिस फील्ड में भी है उस फील्ड के फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे। आपके पास आई सपोज यू वुड बी लेफ्ट विद लाइक 15 to 20 प्रोग्राम्स।
सो अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा है डोंट बी लेजी। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास 15 या 20 प्रोग्राम है, एक एक प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, उसको थॉरोली स्टडी करें, 2 या 3 दिन आपके लगेंगे। और उसको थॉरोली स्टडी करने से मुराद ये है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। ठीक है, उनमें जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने देखना है यू आर एलिजिबल फॉर दैट प्रोग्राम, और उन तमाम प्रोग्राम्स की आपने लिस्ट बनानी है। और जब आप उन प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखनी है डेडलाइन। इससे अभी हम सितंबर में हैं, ठीक है, सॉरी अगस्त में है। तो आप अगर अक्टूबर में इरास्मस की कैटलॉग को सर्च करते हैं ना, तो आपको जो लेटेस्ट डेडलाइंस है वो नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि प्रोग्राम अभी ओपन नहीं हुआ। लेकिन आपके पास लास्ट ईयर की डेडलाइंस होंगी। बेस्ड ऑन दोज डेडलाइंस यू कैन गेट एन एस्टिमेट ऑफ व्हेन योर फेवरेट प्रोग्राम वुड बी क्लोज्ड। ठीक है, सेकेंडली आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। आपने देखना है कि क्या आप वाकई में आप इस फील्ड के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर आपने अपना आइल्स का देखना है, और हाँ, बैंड रिक्वायरमेंट। आई सपोज 6.5 इज मोर देन इनफ। मे बी कुछ प्रोग्राम्स हो जो आपको कि स्पेसिफिकली हमें साथ दें, बट आई डाउट इट, मे बी देर आर समवन। फिर एज की रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह आपने प्रॉपरली देखना है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और फिर आपने देखना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इन पे भी मैं बात करता हूँ। तो यू शुड मेक एन एक्सेल फाइल ऑफ इट, मेक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आई थिंक मैंने इसको एंड पे डिस्कस किया है, हम उसमें दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन आपने तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट बना ली, फिर बात आ जाती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इफ़ इसमें ये बात है कि आई थिंक पहले ये लिमिट होती थी कि आप 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद आई थिंक उन्होंने ये लिमिटेशन हटा दी है। सो देयर आर पीपल हु अप्लाई फॉर लाइक 15 इवन 20 प्रोग्राम्स एंड दे डोंट गेट सिलेक्टेड। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 प्रोग्राम्स में सिर्फ अप्लाई किया था, ओनली 3, एंड आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 2 आउट ऑफ दोस 3 प्रोग्राम्स। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, जब मैं बेल्जियम था, जिन्होंने 20 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था और उन 20 में से वो 1 में सिलेक्ट हुए थे। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 15 से 20 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, लेकिन वो किसी एक में भी मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, और मैंने एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 से 10 दिन लगाए थे। 9 से 10 दिन, अगर मैं उसी, it means if I give the same amount of time to every program, then it means I would need like maybe 200 days to apply for 20 programs. It's like almost a year. और अगर आप एक मंथ में 20 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, सो इट मींस यू आर अप्लाइंग फॉर वन प्रोग्राम एवरी डे। आई कांट इवन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू गेट दोज मेनी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। तो मैं आपको पर्सनली यही कहूँगा कि आप 3 से 5 प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आप मोस्ट सूटेबल हैं, रेलिवेंट है। उस पर भी मैं एंड पे डिस्कस करूँगा, और उन पे अपनी जान लगाएं। गिव योर फुल एफर्ट, डोंट गो फॉर टू मैनी प्रोग्राम्स। So in the end, focus on a few quality applications rather than applying for every other program. तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर प्रोग्राम रिक्वायर करता है। आप दुनिया की किसी भी स्कॉलरशिप पे चले जाएं, वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे। दे वुड आस्क फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इट कैन बी 2 और मोर देन 2, एंड यस योर सीवी। So even if you are applying for Singa, Fulbright, you would have to provide for these documents. And I believe Ashray has another segment for these on how to write SOP and how to write letter of recommendation. So I will not go into its detail. But कुछ ऐसे programs भी हैं जो additional documents मांगते हैं। जैसे कि स्ट्रेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रैंकिंग सर्टिफिकेट मांगता है। व्हाट इज रैंकिंग सर्टिफिकेट? इट्स यही था कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके सेशन में आपकी क्या रैंकिंग बन रही है। और इसी तरह रैम प्लस, जिसमें मैंने अप्लाई किया था, आपको रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मांगता है। रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मींस कि आपने प्रूफ देना होता है कि आप पिछले 2 या 3 साल में यूरोप में नहीं गए, क्योंकि वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका पहले एक्सपोजर ना हो। तो आप देखेंगे प्रोग्राम्स, आपके जो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं उनको आप फिल्टर करेंगे, फिर आपको पता होगा कि ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसका मैं पहले ही अरेंज कर दूँ। जब आपके पास ये सब कुछ होगा, फिर आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करें। आपके पास आइल्स आ गया, आपको पता है मैंने किन प्रोग्राम्स में जाना है। और आगे फिर आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना शुरू कीजिए, अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना शुरू कीजिए।
और इसके अलावा मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे बात करूँगा। इसमें आई वुड नॉट से इट्स मैंडेटरी, बट दिस इज समथिंग दैट वुड हाईली इंक्रीज योर चांसेस। अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अप्लाई की एग्जांपल दूं, तो मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था। द फर्स्ट वन वाज एमशिप, द सेकंड वन वाज रैम प्लस एंड द थर्ड वन वाज स्ट्रेन्स। एमशिप और रैम प्लस रिलेटेड थे मेरे एफआईबी से, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। स्ट्रेन्स ज़रा सा हट के था, और मुझे एमशिप और रैम प्लस में दोनों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया था। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, चलें, तो इसमें इसमें इन दी एंड बात यही थी कि जो मेरा एफआईपी था ना, वो ऑफशोर के ऊपर था, वो सीएफडी से रिलेटेड था, वो ऑफशोर टेक्नोलॉजीज के ऊपर था, बेसिकली विंड टर्बाइंस के ऊपर था। मे भी पिछले सेशन में मेरे फ्रेंड तला ने इसको डिस्कस किया हो, और ये जो प्रोग्राम्स थे ये भी उसके रिलेटेड ही थे। तो इस तरह क्या नाम है, उसमें मेरे चांसेस ज़्यादा थे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने एफआईपी में एफर्ट डालें एंड ट्राई टू हैव कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस। मैं आपको यही नहीं कहूँगा कि आप जर्नल में जाएं, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, साल लग जाते हैं, और मुझे पता है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की रिसर्च हो रही है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशंस है वो आप कर सकते हैं। अपने एफआईपी में एफर्ट डालें, कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशंस करें, और उस एफआईपी से रिलेटेड इरास्मस प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए। ये ना हो कि आपका आपकी प्रोफाइल ऑफशोर ऑफशोर कह रही है और आप एआई में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड नॉट सिलेक्ट यू। सो रेलिवेंसी इज द की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऊपर मैं बार बार पूरी प्रेजेंटेशन में मैं भी यही कहता रहा हूँ, रेलिवेंसी इज द की। सो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोशिश करें कि आपकी कोई अगर पब्लिकेशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होती देन इट डज नॉट मीन यू वुड नॉट गेट अ स्कॉलरशिप। सो लास्टली यस, हर ये आई थिंक आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे ऐसी फर्स्ट चीज़ क्या है जो मैटर करती है। यस, दिस इज सीजीपीए, यस इट मैटर्स। और आपने मे बी हम जब जूनियर थे हमें तो यही पहले साल यही चल रहा था, यार सीजीपीए ज़रूरत है या नहीं है। सीनियर्स के पास जाना, किसी ने कहना हाँ है, किसी ने कहना नहीं है। लेकिन वो जो कहता था नहीं है, फिर आप उनसे पूछा करेंगे कि आपकी कितनी है। तो यस, सीजीपीए मैटर इवन इन जॉब, इवन इन इंडस्ट्री। आपकी सीजीपीए आपको हेल्प करती है, आपकी सीजीपीए आपको डिफरेंशिएट करती है। यस इट मैटर्स, वेरी सैड, बट इट डज नॉट मीन कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट द एंड। अगर किसी की मॉडरेट रेंज में जा रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो छोड़ दे सब कुछ। कुछ लोग हैं जिनकी कम सीजीपीए के साथ स्कॉलरशिप लग जाती है, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बेल्जियम में जितने भी लोगों से मिला उन सब का बहुत अच्छा सीजीपीए था। और उसकी क्या रीज़न है उस पर भी आते हैं। अब मैं अगर आपकी इमशिप की बात करूं, जब मैं सेलेक्ट हुआ था ना, तो 130 एप्लीकेंट थे, उसमें से 2 सेलेक्ट हुए। और मेरे पास मेरे जो क्लास फेलोज थे जो दूसरी कंट्रीज के हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, वहाँ से ईच कंट्री से 10 या 15 एप्लीकेंट्स होते थे, और वहाँ से 2 सेलेक्ट हुए। तो आप देखें पाकिस्तान में कितना कंपटीशन है। हम हर साल पोस्ट लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने इस साल भी सबसे ज़्यादा एमशिप स्कॉलरशिप्स विन की। उसकी क्या रीज़न है कि हमारे एप्लीकेंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। एक पाकिस्तानी के लिए स्कॉलरशिप विन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेटाफोर, मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस वक्त मेटाफोर में है, वो बता रहे थे कि 345 एप्लीकेंट्स अप्लाई किए थे, और आपकी प्रोबेबिलिटी इस वक्त अराउंड मे बी 0.57 है। आप यूएसए में होते तो मे बी आपके मिलियनियर बनने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत से आशना करा रहा हूँ। आपको पता हो कि आपके लिए कि ये आप तक, मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को लाइटली ना लें, आप अपनी एफर्ट डालें एप्लीकेशन में। तो इट्स दैट मच डिफिकल्ट। और जब इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो तो आप अपने आप को जो सिलेक्टेड है उसकी पोजीशन पे रख के देखिए। पाकिस्तान से 130 लोगों ने अप्लाई किया, वो किन 130 को तो नहीं ये बुला सकता इंटरव्यू के लिए। वो फिर क्या करेगा, वो सीजीपीए पे जाएगा, वो सीजीपीए की बेस पे फिल्टर लगाएगा, ऊपर वाले जो 2 टॉप 10 है ना उनको बुला लेगा इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू की गेम रह जाती है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है, वो उनको मैं रेकमेंड करूँगा वो सीजीपीए पे आप फोकस करें। और जिनका मॉडरेट रेंज में, जिनका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को वैसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं कोर्सेज के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, वो उसको अपनी प्रोफाइल को वैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द एंड। सेकेंडली अगेन रेलिवेंसी इज़ द की। तो आप
आपका एसओपी, आपका एसओपी और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी ये अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करें तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपका एफआईपी, आपकी फील्ड, आपका एसओपी, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये नहीं होगा कि एसओपी में किसी और चीज़ की बात हो रही है, एफआईपी आपका कुछ और है, रिसर्च आपकी कुछ और है, प्रोग्राम कुछ और है। एंड इट ऑल्सो मीन्स यू नीड टू टेलर योर एप्लीकेशन फॉर ईच प्रोग्राम। ये नहीं करना कि एक एसओपी लिखा सब में वही लगा दिया। यस, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि हर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा एसओपी लिखें। एक एसओपी लिखें, उसको मॉडिफाई करें, अपनी रेलेवेंसी बदलें, और लास्टली जो फैक्टर रह जाता है, जब आप फिल्टर्ड आउट हो गए 100 150 में से 10 बंदे आ गए, फिर इंटरव्यू की गेम आ जाती है। तो इन सब बातों का मेरा हरगिज मकसद नहीं था कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं। द ऑड्स आर लो बट यू कैन डू इट। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि अब जैसे एमशिप प्रोग्राम है ना, मेरे दोस्त हैं तला सजाद, लास्ट सेशन उन्हीं का था। हमने एक कॉलेज से स्टडी किया, हम एक साथ यूनिवर्सिटी में गए, हम क्लास फेलो थे, हमने सेम प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हमने सेम एफआईपी दिया। अगर आप हमारी सीवी खोल के देखते तो मे बी नाम का और डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस नज़र आता। और हम दोनों ने एमशिप और रैम प्लस में अप्लाई किया। और आप खुद ही सोचें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम दोनों ही सिलेक्ट हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान से हम दोनों ही सिलेक्ट हुए। हमें ये लगता था कि क्या नाम है, ऐसे तो नहीं होगा, सेम प्रोफाइल वाले दो लोग कैसे सेलेक्ट कर लेंगे, मे बी हम में से एक हो जाए, मे बी कोई और होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गिव इट, अपनी पूरी एफर्ट दो, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर ही होगा। डीमोटिवेट नहीं होना आपने। लास्टली, यस, क्यों ना है क्वेश्चन आंसर। तो आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर these questions. Thank you very much. Okay, thank you, Shoaib Tariq. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मी, पहला क्वेश्चन मैं ही करता हूँ। तो the question is that is industrial experience a prerequisite for Erasmus Mundus program, even though they don't explicitly state you need to have this much experience. लेकिन based on my observation, I haven't seen a student who has uh, अच्छा जैन, इसमें ये है कि जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जाता हूँ जो कि अपने फाइनल ईयर में रासमस को उन्होंने सिक्योर किया, और उसके बाद वो क्या नाम है, यूरोप आ गए। तो ये ज़रूरी नहीं है रासमस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, हाँ, लेकिन ये आपको हेल्प आउट ज़रूर करता है अगर ये रेलेवेंट हो। क्योंकि अब हमारा जो एमशिप प्रोग्राम है वो मैरी टाइम इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, और हमारे क्लास फेलोज ऐसे हैं जिनका 5-5 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मैरी टाइम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ऐसा हूँ, मेरा मैरी टाइम इंजीनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आ गए। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट डज हेल्प यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने भी बोला शुरू में शायद कि इंडस्ट्री में जाना, मतलब कि मैंने देखा इंडस्ट्री में जाके कि इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों आपने ये सोचा? अच्छा मोहम्मद उस्मान, मुझे आपके क्वेश्चन की सही समझ नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहिए, यही आप पूछ रहे हैं कि इसकी क्या रीज़न है? जी 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 जी। अच्छा देखिए उस्मान, ये है पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद घर बैठ जाना है। आप इंडस्ट्री में जाएँ, आपको ये फाइनेंशियली हेल्प आउट करेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप इटसेल्फ आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बात कर रहा था कि मेरी नेचर ऐसे है कि मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम किया, मुझे कुछ, यानी मेरी ज़रा डिज़ाइनिंग वाली और ज़रा रिसर्च ओरिएंटेड नेचर है, तो मुझे वो चीज़ इंडस्ट्री में नहीं मिली। तो ये मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस थी, जिसकी बेसिस पे मैंने कहा था कि मैं इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ डिज़ाइन वाली फील्ड में जाना चाहता हूँ या रिसर्च वाली फील्ड में जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आपने अपने फाइनल ईयर में स्कॉलरशिप्स के साथ साथ इंडस्ट्रीज जॉब के लिए भी अप्लाई करना है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होंगे ना और आपको सैलरी आ रही होगी, तो अगर अल्लाह ना करे आपकी 1 साल नहीं लगती, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप अगले साल दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने हर चीज़ छोड़ के स्कॉलरशिप के पीछे नहीं जाना। आप इंडस्ट्री में जाएं, अगर आपको वहाँ पे सूटेबल लगता है, आपकी नेचर के मुताबिक है, आपको
लगता है कि आप वहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर गेन कर सकते हैं, तो आप बेशक इंडस्ट्री को परस्यू करें। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि जितना आपने बताया कि ये तो नहीं होता कि एक बार हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी पीछे रेज्यूमे था जिसमें से वो सिलेक्ट वगैरह नहीं होते हम स्कॉलरशिप के लिए, तो अगले साल वो कोई इफेक्ट करे हमारे तो उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर। सॉरी उस्मान, मुझे आपकी आवाज़ ठीक आई नहीं, मैं आपकी क्वेश्चन को समझ नहीं सका, या तो आप टाइप कर दे, में भी आपके माइक में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। इस साल हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम जिनसे और अगर हेलो, अच्छा मैं क्वेश्चन कर रहा था कि जैसा इस साल हम एप्लीकेशन देते हैं और इस साल हम सिलेक्ट नहीं होते किसी भी वजह से और हम अगले साल दोबारा वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन देते हैं, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन की वजह से? नहीं नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लें। वो हाँ, लेकिन अगर हाँ, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ये सुपरवाइजर को फॉलो अप किया तो उन्होंने जब सिलेक्शन होगी बाद में गए नहीं, तो इस तरह का अगर इशू हो तो फिर अगले साल वो नहीं लगते, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो अगले साल आप दोबारा अप्लाई करें तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था, इंटरव्यू में वो किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और उसमें इंटरव्यू में उसके बाद सिलेक्ट होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं आपके? अच्छा शाहिर अली, इसमें वालेकुम अस्सलाम। इसमें ये है कि चांसेस के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे एमशिप की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें उन्होंने आई गेस 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो उसमें से फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें कितने चांसेस हैं आपके। तो और पूछते क्या हैं ये भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस फिर बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो कम्प्लीटली टेक्निकल था। उन्होंने मेरे से सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेरे एफआईपी के रिलेटेड और मेरे से टेक्निकल मेरी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। और अब ये होता है कि हर प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये नहीं होता कि एक ही बंदा सारे इंटरव्यू लेगा। हमारा ये सीन था कि एक पर्सन जो है ना, एक कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी का, वो एक रीजन के क्या ना आप कह लें कि इंटरव्यू लेता है। यानी अगर पाकिस्तान से किसी ने लेना है तो एक ही बंदा होगा जो पाकिस्तान के सब एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू लेगा, इंडिया से डिफरेंट होगा। अब जिसने पाकिस्तान से इंटरव्यू लिया था वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो वो बंदा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था। मेरा फ्रेंड मुझे बताता, मेरा इंटरव्यू हो रहा था और उसने पूछा डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो ऐसा भी हो जाता है। अब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने जो सीवी में लिखा है उसके बारे में टेक्निकली सारे क्वेश्चंस आपको पता हो कि आपने जो चीज़ लिखी है वो कैसे हुई है। और नॉन टेक्निकल एंड से आपसे यही पूछेंगे कि आप प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, प्रोग्राम के बारे में बताएं। तो इन चीज़ों को ज़रा आपने अपने गोल्स और फ्यूचर्स के बारे में ज़रा एक आंसर प्रिपेयर कर लेना। कि अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो कितना मैटर करती है, मतलब जहाँ से हमने बैचलर्स किया उसकी रेपुटेशन कितनी मैटर करती है टू गेट द स्कॉलरशिप? वालेकुम अस्सलाम नईम। इसमें ये है कि रैंकिंग मैटर करती है, तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन्होंने यही होता है ना कि उन्होंने स्कोर एंड पे देखना होता है, जिस एप्लीकेंट्स के सबसे ज़्यादा स्कोर हो उसी को ही वो जो है ना सिलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की उन्होंने कुछ 5 या 10% में भी वेटेज दी हो। तो यस, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, मे बी 5 या 10% होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है टू स्पीक तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेरा मेजर जो है वो CFD एनालिसिस है, CFD के ऊपर था, FYP भी, और मतलब मैंने अगर अप्लाई भी करना तो CFD के ऊपर ही कोई उसके रिलेटेड को कोर्स पे करूंगा। तो अगर मेरा इंटरव्यू होता है तो उसी के रिलेटेड ही, CFD के रिलेटेड ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके रिलेटेड सवाल पूछेंगे। अच्छा, ये वैसे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है, तो वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। वो आपसे किसी भी चीज़ के बारे में ना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपकी सीवी में ज़्यादातर CFD के प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं तो वो फिर ऑब्वियसली उसके रिलेटेड, यानी उसने आपने जो सीवी में लिखा है ना, उस बंदे ने उसी से ही क्वेश्चन निकालने हैं, उसी से ही आपसे पूछेंगे। ओके शाइस्ता, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने मीटिंग ज्वाइन किया है, तो फिर मैंने MS किया हुआ है ब्यूटम से, और PhD के लिए अगर स्कॉलरशिप लेना हो तो आप ज़रा मुझे बताएं। अच्छा, अगर आप PhD के लिए स्कॉलरशिप्स करना चाहती हैं तो उसमें आप फुल ब्राइट के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा एक सिंगा होती है, और खलीफा यूनिवर्सिटी भी है UAE में भी। तो इस तरह की काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैरी क्यूरी भी है। तो अगर आपका मास्टर हो गया, वैसे मास्टर के साथ भी लोग दोबारा भी इरास्मस में अप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा आप सुपरवाइज़र हैं, उनको भी परस्यू कर सकती हैं किसी प्रोजेक्ट में देख के। तो इसके रिलेटेड काफ़ी PhD के रिलेटेड स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं। ओके अफसलान, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी अरसलान, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़। अगर मैं जो है PhD के लिए अप्लाई करूँ वो बेहतर रहेगा या सेकंड मास्टर्स के लिए? लाइक मैं जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA में, इन तीनों में अगर हो तो बेहतर होगा। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका एक मास्टर हो गया है ना, तो जी। उसमें वैसे तो ये होता है कि PhD अगर आप इंटरनेशनली देखें ना, इटसेल्फ एक जॉब है। एक प्रोजेक्ट आता है, उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होगी। तो इस तरह कम स्कॉलरशिप्स ही हैं जो डायरेक्ट आपको PhD की दें। एडमिशन्स ओपन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनको देखिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये PhD पोजीशंस आई हुई हैं, आप उनके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आगे उसका क्या नाम है ना, इंटरव्यू वगैरह होगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन मुझे जिन PhD स्कॉलरशिप्स का था के बारे में इल्म था, वो मैंने आपको बता दिया, उनको देख लीजिएगा। वैसे भी अगर आप सर्च करेंगे ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ओपनिंग्स होती हैं हर एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में। अच्छा, तो हमें जो है टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाके देखना होता है? जी हाँ, आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी देखना होता है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स की भी वेबसाइट्स होती है, जैसे स्कॉलरशिप्स हाइव आई सपोज है, उसको देखिए। कुछ फेसबुक पे ग्रुप्स आप ज्वाइन कीजिए। तो वैसे आप फुल ब्राइट और खलीफा यूनिवर्सिटी में होता है। इसके अलावा कतर की एक यूनिवर्सिटी थी, हमाद बिन खलीफा, उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप यूएई वाली साइड पे जाना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में टू बी फ्रैंक मैं आपको बात करूँगा, मुझे इतना पता नहीं है, मैंने उस साइड पे ऐसे जितनी रिसर्च नहीं की। ओके, ओके, थैंक यू। ओके सुहेब भाई, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह रिसर्च पेपर्स के लिए एक APF आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी होती है, तो जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं उनका क्या तरीक़ाकार होता है और हाउ डू दे प्रोसीड? अच्छा, कॉन्फ्रेंस पेपर में यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी, और आप अपना एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के सबमिट करवाएंगे एक कॉन्फ्रेंस की। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, टाइम स्लॉट होगी, कुछ दिन होंगे जिसमें सब प्रेजेंटर आके अपना जो रिसर्च वर्क है उसको प्रेजेंट करेंगे, और उसमें अपना वर्क सबमिट करने की एक डेडलाइन होगी। तो उस डेडलाइन से पहले आप अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करें, और उसकी बेसिस पे फिर आगे आपको बताया जाता है कि क्या आपका पोस्टर होगा। और अगर तो आपका काम बहुत अच्छा है तो फिर वो आपको क्या नाम है ना, एक
कंप्लीट पेपर लिखने का भी कह देते हैं। तो उसमें फिर इन दी एंड अगर आप तो पोस्टर हो जाता है तो आप एक पोस्टर बना देते हैं जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट और रिजल्ट्स वगैरह वो सब कुछ होते हैं, तो वो फिर आपका आगे पब्लिश हो जाता है। उसमें आई डोंट थिंक कि फीस होगी किसी किस्म की। ओके, और टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आपके ख्याल में कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि मेनली हो रही होती हैं, और इवन इन फ्यूचर अगर कोई एरास्मस को परस्यू करना चाहता है तो कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आपको लगता है कि इनके ऊपर अभी काम हो रहा है, सो दे हैव गॉट सम फ्यूचर? अच्छा जैन, ये आपका बहुत ही जनरल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसमें ये है कि यहाँ पे काफ़ी हर एक की डीप फील्ड जो है ना वो डिफरेंट होगी। मैं सच आपको किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बता नहीं सकता। हमने जो किया था वो विंड यूरोप की थी, स्पेन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारा पोस्टर हुआ था पब्लिश। लेकिन क्योंकि हमारा ऑफशोर के रिलेटेड था, तो अगर आप जिस सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहे होंगे ना, उनको इस बारे में ज़्यादा बेहतर होगा कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा आपके लिए कॉन्फ्रेंस सूटेबल रहेगी। बाकी पाकिस्तान में तो यार, तो अगर मैं आपको सीधा बात करूँ ना, तो दुनिया में ज़्यादातर यही है, रिसर्च के नाम पे पब्लिश करने वाली बात ही होती है। सही रिसर्च कम जगह ही हो रही है तो पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि जैसा भी हो, अगर आपकी पब्लिकेशन होगी ना तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। वो आपकी सुपरवाइज़र आपको बेहतर आई सपोज गाइड कर सकते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अरसलान, आपकी आवाज़ आ रही है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे अभी बैचलर्स के लास्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हम डिग्री पूरी होने से पहले किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। जी। तो आई थिंक आप कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइन। जी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोग्राम्स हैं वो सेम ही रहते हैं थ्रू आउट, क्योंकि अगर हम पिछले साल के प्रोग्राम्स देखेंगे शायद वो मे बी नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाए। नहीं, प्रोग्राम्स का ये होता है कि वो कुछ अरसे के लिए चलते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ न्यू प्रोग्राम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे ये मेटा प्रोग्राम है, ये आई थिंक 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था। और अगर आप एमशिप की एग्जांपल लें तो ये पिछले 10 सालों से चल रहा है। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोग्राम चल कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन वो बाद में 5-6 साल बाद क्लोज हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। कि सुहेब भाई, जिस तरह आपने बात की कि प्रोग्राम्स उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट ईयर आई वाज अटेंडिंग अ वेबिनार, तो आई गेस उनका वेव्स प्रोग्राम था। उसमें ये बता रहे थे कि ये लास्ट ईयर है, इसके बाद ये ऑफ़र नहीं होगा। तो अगर किसी ने अपना FYP और अपनी कंप्लीट प्रोफाइल उस हवाले से बिल्ड की हुई है तो उसके लिए मतलब इशू नहीं होगा, या ये एक्सप्लिसिटली बताया जाता है वेबसाइट के ऊपर कि ये इतने सालों के लिए, लाइक 2025 तक ही है, इसके बाद ये ऑफर ही नहीं होगा? जी, ये वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोग्राम की इस साल फंडिंग होगी या नहीं होगी। जैसे रेम प्लस है, जब लास्ट ईयर उसके हुए थे, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर वो आखिरी दफ़ा स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे। मे बी इस ईयर वो सेल्फ पे ऑफर कर रहे हैं, उनकी मे बी फंडिंग ख़त्म हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा कि जिसकी कंप्लीट प्रोफाइल एक प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड हो। अगर वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो वो उसकी प्रोफाइल ही ख़त्म है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई आपको कोई ना कोई और रेलेवेंट प्रोग्राम मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू। आई गेस और किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़।